दोस्तों नमस्कार। एक स्टेटमेंट के साथ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। हाँ, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। थक कर मत बैठ मेरे ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का मजा भी आएगा। दोस्त, इस स्टेटमेंट के बाद अपनी बात शुरू करता हूं। इस सेशन में मैंने जनवरी महीने का 2024 का जितना भी करंट अफेयर है वो इसमें समाहित किया है। इसमें मैंने लगभग लगभग आपके 60 एमसीक्यू मिलेंगे। हाँ, मैंने अनावश्यक नहीं लिए हैं, जो एग्जाम बन सकते हैं, जितने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वही इसमें शामिल किए हैं मैंने। यदि आप इस सेशन को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप निश्चित हो जाइए, बिल्कुल निडर हो जाइए कि आपने जनवरी महीने का करंट अफेयर टोटल क्लियर कर लिया। बशर्ते यही है कि सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और पूरा सब कुछ समझें और बेहतरीन जनवरी महीने का करंट अफेयर का नोट्स बनाएं मित्र। तो आइए मिलकर के इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा मेरा तो मित्र पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताई चिंग ते, नाम याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति बने हैं वो ताइवान की बनी है। किसके मित्र? ताइवान वही देश जो अपने चीन अपने आधिपत्य में करना चाहता है। तो मित्र देखिए, इनके बारे में कुछ जानकारी है। ताइवान में तो ताइवान देश है जिसके राष्ट्रपति बने हुए हैं वो किस पार्टी के, मोस्टली ये पूछा जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के। किसकी है? डेमोक्रेसिव प्रोग्रेसिव पार्टी के ये राष्ट्रपति बने हुए हैं, जिनका नाम क्या है? लाई चिंगते। मित्र जानकारी के लिए यह निश्चित हो गया है कि यह ताइवान के क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। और एक बात बता दें, जो ताइवान है इसकी राजधानी मित्र क्या है? ताइपे है। और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर है। तो देखिएगा, आपने प्रशांत महासागर मैप में देखा होगा और जापान भी देखा होगा। जापान के साउथ में क्या है मित्र? ईस्ट चाइनीज सी है। चाइनीज सी ही मित्र के में ही ये ताइवान देश है मित्र। कौन सा? ताइवान देश है जिसकी राजधानी ताइपे है। साथ साथ कंडीशन ये है, चीन है जो ताइवान को अपने आधिपत्य में करना चाहता है, जबकि ताइवान है मित्र यह स्वतंत्र देश रहना चाहता है। इसकी सहायता चीन अपने आधिपत्य के लिए और ताइवान अपने बचने के लिए हमेशा अमेरिका का साथ नहीं लेता है। अमेरिका इसमें अपना साथ देता है। तो यह आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया, वो कौन थी, किससे संबंधित थी? तो बताएं मित्र, ये एक शास्त्रीय नृत्यकार थी। कौन थी मित्र? शास्त्रीय नृत्यकार थी। शास्त्रीय नृत्यकार थी। कौन? डॉक्टर प्रभा अन्ने। मित्र ये इंपोर्टेंस इसकी इनकी यह है, ये पूछा जाएगा कि मोस्टली ये बताइए, डॉक्टर प्रभा अन्ने जो थी, इनका निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थी? क्योंकि इनका जो घराना था, तो देखिए ये शास्त्रीय गायिका थी। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि शास्त्रीय गायिका थी। देखिएगा, ये शास्त्रीय गायिका थी प्रभा अन्ने, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंध थी। इनका जो संबंध था मित्र, पॉइंट इसका बस यही बन सकता है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने किस घराने से संबंधित थी। तो आप याद रखिए कि यह जो थी वो किराना घराने संबंध थी। किससे मित्र? किराना घराने संबंध थी। ये इसकी इंपोर्टेंस है। चित्र में आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर प्रभा अन्ने, जिनका संबंध किससे है? किराना घराना से है। आगे दिया हुआ है मित्र कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया था? जो ऑपरेशन अमृत था वो किस राज्य में शुरू किया गया था? क्या केरल में शुरू किया गया था, कर्नाटक में शुरू किया गया, तमिलनाडु में शुरू किया गया था, या फिर बताइएगा झारखंड में शुरू किया गया था? तो आपको बताएं, जो ऑपरेशन अमृत है मतलब ये केरल राज्य में शुरू किया गया था। किस राज्य में? केरल राज्य में शुरू किया गया था। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, केरल राज्य में शुरू किया गया। और शुरू क्यों किया गया था वो जरा देखिए। शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि जो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक दवाई होती हैं उनमें मोस्टली जो लोग होते हैं उनमें कुछ गबन की प्रक्रिया कर देते हैं, जिससे लोगों को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए जो केरल की सरकार है उसका जो विभाग है जिसे केरल औषधि नियंत्रण विभाग कहते हैं, उसने क्या किया? ऑपरेशन अमृत चलाया। कौन सा? ऑपरेशन अमृत चलाया। ऑपरेशन अमृत चलाया ताकि लोगों को सही मात्रा में दवाएं उपलब्ध हो सके। आगे दिया हुआ है कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किस वर्गीकृत किया गया है?
ये कहा गया, क्वेश्चन आपका ये दिया हो मित्र, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आईयूसीएन है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो बता दें ये टाइगर वुल्फ है। क्या मित्र? टाइगर वुल्फ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो सॉरी हिमालय वुल्फ, टाइगर वुल्फ हिमालय वुल्फ है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है 20 का। जो हिमालय के क्षेत्र में एक लोमड़ी पाई जाती है जो इस समय विलुप्त होने के कगार पे है, और आईयूसीएन ने इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया है, और इसे बचाने के लिए जो विश्व स्तर पर या जिस देश में होते हैं उस स्तर पर इनके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमालय वुल्फ है, ये आईयूसीएन ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये हिमालय वुल्फ है, ये नेपाल, भारत और तिब्बत के, नेपाल है, भारत है और तिब्बत के पठार पर मोस्टली ये जानवर पाया जाता है। आगे दिया हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पर हुई है, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मित्र, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का जो हेडक्वार्टर है, क्या मित्र? हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है, वो जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। इस बात को ध्यान रखिए। इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है, तो मित्र दावोस में हुई है। कहां पर हुई है? दावोस में ही इसकी हुई है, और इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या हुआ है, ये जो मीटिंग हुई है मित्र, ये जनवरी के महीने में हुई है, 15 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2024 के मध्य में हुई गई है। और इसकी जो थीम क्या थी, इसकी जो थीम है, थीम आप लोग याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है कि दावोस की जो मीटिंग हुई है उसकी जो थीम क्या थी, तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट थी। क्या थी? रिबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम थी मित्र। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है रिबिल्डिंग ट्रस्ट का, तो आपको ध्यान देने योग्य है कि युद्ध और संकटों से निखरती हुई दुनिया को ध्यान में रखते हुए यह बैठक की गई है, यही इसका थीम रखा गया है। ठीक है मित्र, याद रखिए, इस थीम को आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध धन यात्रा, जो विश्व प्रसिद्ध धन यात्रा है वो किस राज्य में शुरू की गई है, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जो यात्रा है ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, विश्व प्रसिद्ध है ये, इसलिए इंपोर्टेंट है ये। कौन सी यात्रा है? धनु यात्रा। धनु यात्रा कौन सी? धनु यात्रा है, और ये उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। ये देखिए, इसमें राम, सीता और श्री कृष्ण, इस तरीके से एक रावण को इसमें मारा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ये बरगद की 76वीं अन्य यात्रा उड़ीसा में शुरू की गई है। यह यात्रा 25 जनवरी तक चलती रहेगी, और जनवरी में ये की जाती है। आगे दिया हुआ है, 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? ध्यान दीजिए, 9वां पूछा गया है, 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यह फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। कहां पर हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है जनवरी महीने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, उसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। आगे दिया हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं उनको सम्मान के लिए यह किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। यह महोत्सव 2015 से लगातार हो रहा है। ये जो किया गया है 2023 में, ये 9वां महोत्सव है। ठीक है, आगे बात ध्यान दें। आगे दिया हुआ है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में अपने भारत का कौन सा स्थान है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में अपना इंडिया चौथे नंबर पर है, वो चौथे नंबर पर है। फिर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अगर देखा जाए तो सैन्य मामले में, किस मामले में? सैन्य क्षमता में अपना इंडिया कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है अपने इंडिया का जो स्थान है मित्र वह चौथे नंबर का है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा? चौथा तो अपना भारतीय, पांचवा कौन सा? मैं आपको ये सारी बातें इसी में क्लियर करा देता हूं। तो देखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, जो 5 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैन्य क्षमता के मामले में जो कंट्री है वो इस तरीके से। सबसे पहले अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। सबसे पहला जो कंट्री है वो मित्र अमेरिका है। दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर भारत है, पांचवें नंबर दक्षिण कोरिया है। मतलब हम सैनिक पावर के मामले में देखा जाता है तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है। चीन हमको कमाता है, सोचता है कि नहीं इंडिया ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी ये भूल है, हम उससे बस एक कदम पीछे हैं,
एक समय ऐसा भी आएगा जब जनसंख्या में हमने उसे पीछे कर दिया है तो सैन्य क्षमता के मामले में हम 100% पीछे कर देंगे, ये हमारा दावा और विश्वास भी है। तो देखिए सैन्य पावर में देखा जाता है तो हम चौथे नंबर पर आते हैं, फोर्थ नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर आपका चाइना है, दूसरे नंबर पर रूस है, रूस मोस्टली इंडिया का दोस्त है, अमेरिका चाइना का दुश्मन है और हमारा भी साथ दे जाता है, ये ऐसी बात नहीं है। तो देखिएगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा, आगे हाँ, विश्व के सबसे कम शक्तिशाली देश, मतलब ऐसे देश जो सबसे सैन्य क्षमता की दृष्टि से सबसे मतलब कम शक्तिशाली है, तो इसमें सबसे पहले स्थान आता है भूटान का। भूटान दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली देश है, भूटान आपका, ठीक है। उस पर मालदोव है, सूरीनाम है, सोमालिया है, बेनिन है, लाइबेरिया है, बेनिन, सिरोन और सेंट्रल। इस अच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट से ले सकते हो। आप एक दो को याद रखिए, भूटान, मालदोवा और सूरीनाम को और सोमालिया को। ये देश ऐसे हैं जिनकी सैन्य क्षमता बहुत कम है। आगे देखिएगा, राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें, ये क्वेश्चन अच्छा भी है। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? क्या गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, उपरोक्त सभी है? तो आपको बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी सही है। डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इस 2022 में कब मित्र, 2022 में गुजरात ने, कर्नाटक ने, केरल ने, तीनों की रैंक फर्स्ट स्थान पर रहा और तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, केरल राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो तीनों राज्य मित्र, आगे दिया हुआ है बारामूला स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है। देखिए मित्र, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि बारामूला स्टेडियम कहां पर है, बारामूला स्टेडियम कहां पर है। तो आप इस पहला क्वेश्चन तो आपको यही क्लियर हो गया, तो बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो बताएं, इसका जो बारामूला स्टेडियम था, इसका जो नाम बदल के रखा गया है वो बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया। कौन सा? बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। बिपिन रावत वही बिपिन रावत है जो भारत के पहले सीडीएस थे, पहले सीडीएस थे। देखिए मित्र, इनके बारे में, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर मोस्टली राज्यपाल न होकर उपराज्यपाल होता है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। आप लोग ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो बताइए, आज तक चिल्ला के बताइए कि मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। ने कश्मीर के बारामूला स्टेडियम का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत रख दिया गया और इसका उद्घाटन भी किया है। जनरल बिपिन रावत ने विभिन्न पदों पर उत्तरी जम्मू कश्मीर में प्रमुख अपनी सेवाएं दी हैं मित्र। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है, पक्के हागा हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मित्र इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सीधी सी बात है, पक्के पागा ना याद रहे, लेकिन हार्नबिल फेस्टिवल को आप याद रखेंगे, ये किस राज्य में किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, अगर जानते हैं देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 11वां क्वेश्चन, तो देखिए हार्नबिल जो फेस्टिवल है मित्र, ये केरल राज्य में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अच्छा, ये काला घोड़ा महोत्सव होता है, कौन सा मित्र? आपने सुना होगा काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। ये मित्र महाराष्ट्र राज्य में होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है, इसको भी याद रखिए। और हार्नबिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, असंख्य बार परीक्षा पूछा गया है। आगे क्वेश्चन इसके बारे में दिया गया है, पक्के गामा हार्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण 18 से 20 जनवरी 2024 में केरल के केसांग जिले में किया गया है। आगे देखिए, शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो शांति के लिए, किसके लिए मित्र? शांति के लिए एशिया बौद्धिक सम्मेलन की जो 12वीं महासभा थी मित्र, इसका आयोजन किया है वो नागपुर में किया गया है। किसमें? सॉरी, नासिक में किया गया। किसमें किया गया है? नासिक में किया गया। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, भारतीय सेना दिवस है प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
15 जनवरी को मनाया जाता है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो आपको बताता हूं मैं। इससे पहले जो 12 जनवरी हो, 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस रूप में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और युवा, तो देखिए भारतीय सेना दिवस है वो आपका 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल, भारत के जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, कौन मित्र? भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करिप्पा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भारत के पहले लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? के.एम. करिप्पा ने 15 जनवरी 1949 को, मित्र 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। सैनिकों की बलिदान और याद करने के लिए 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शन आयोजन कहां पर किया गया है? तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहां पर किया गया है? क्या जोहान्सबर्ग में किया गया है, नागासाकी में किया गया, जकार्ता में किया गया, दुबई में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं तो बताइए। 14वां क्वेश्चन है, मतलब 14वां क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर। तो मित्र ये दुबई में किया गया। कहां पर किया गया? दुबई में किया गया। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शन दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ है? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है वो जरा देखिए। यह आयुष आयुर्वेदिक, योग, यूनानी और सिद्धि और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करेगा। आगे दिया हुआ है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। जो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? ये नया क्वेश्चन है मित्र, और इसे आने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? अटपाटी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया? क्या महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, हरियाणा में, केरल में, कर्नाटक में? तो मित्र ये जो किया गया है वो महाराष्ट्र में किया गया। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में किया गया। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिए, 15वां क्वेश्चन। आगे देखिए इसके बारे में क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में अटपाटी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है, जो लगभग इतने वर्ग किलोमीटर से फैला हुआ है। इसमें कुत्ते, भेड़िए, सियार, लोमड़ी सहित लुप्त प्राय जैसे जीव जंतु, ऐसे पशु जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनके संरक्षण के लिए व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार ने की है। आगे दिया हुआ है पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? ध्यान दीजिए, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये मित्र मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का आयोजन हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य है वो पहले स्थान पर रहा। और ये कब हुआ है? 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और कहां पर किया गया? दमनदीप में किया गया। कहां पर? दमनदीप में। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है वो मोस्टली राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि भारत का एक राज्य ऐसा है राजस्थान जहां पर सर्वाधिक मात्रा में ऊंट पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है क्योंकि राजस्थान अधिकांश इसका एरिया है वो मोस्टली रेगिस्तानी है, और रेगिस्तान का जहाज हमेशा ऊंट को ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? जो जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो शुरू किया गया है वो मोस्टली डीआरडीओ ने किया। किसने? डीआरडीओ ने किया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मित्र वो दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोरावर लाइट टैंक का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है वो किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मित्र भारतीय सेना ने शुरू किया है। किसने? भारतीय सेना ने शुरू किया है। और 15 जनवरी को मित्र 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस।
भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। और ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया है? तो बताते हैं भारतीय सेना ने शुरू किया है। किसने मित्र? भारतीय सेना ने शुरू किया। क्यों किया है वो जरा देखिएगा। वो इसलिए किया है कि जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन शक्तिशाली शुरुआत की गई है, इसका लक्ष्य मोस्टली यह रखा गया है कि राजौरी और पुंछ जम्मू कश्मीर के दो जिले हैं जो हमेशा भारतीय सैनिकों पर आतंकवादी हमला करते रहते हैं। जो फिर सुनिए, इसका लक्ष्य मोस्टली है राजौरी और पुंछ जम्मू कश्मीर के जिले हैं जहां पर भारतीय सेना तैनात होती है, उन पर आतंकवादी होते हैं, वो आक्रमण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आक्रमण करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने क्या किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। आगे देखिए, भारत का पहला डाक स्पाई पार्क कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मेरी तरफ से बिल्कुल 100% याद कर लीजिए। 100% आप याद कर ले जाइए। भारत का पहला डाक स्काई पार्क कौन सा बना है? पहला डाक स्काई पार्क कौन सा बना है? तो मित्र ये पेंच बना है, पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा मित्र? पेंच टाइगर रिजर्व। अब आप कहेंगे पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। लो जी, इसको भी याद कर लो। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है मित्र? तो बता दीजिए, महाराष्ट्र राज्य में। यह भारत का पहला डाक स्काई पार्क बना हुआ है। अब आप कहेंगे कान्हा आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये कहां पर है? तो आपकी जानकारी की फिर आप याद कर लीजिए कि यह मित्र मध्य प्रदेश में, एमपी में है। बोर्ड तो एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश है। एमपी का मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। अब आप कहेंगे बेतला राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो बेतला जो राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश से कटा हुआ जो राज्य है, जो जिसका गठन वर्ष 2000 में हुआ था, छत्तीसगढ़। कौन सा मित्र? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बेतला। बेतला कहां पर है मित्र? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, सिरोही कहां पर है? चलो सिरोही बता देता हूं। सिरोही मित्र ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क और है, बताइए। मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसे तैरता हुआ विश्व का राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। मात्र दुनिया का एक ऐसा पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बताइए, अगर जानते हैं तो बताइए कौन सा है। इसका नाम केबुल लामजाओ है। क्या बच्चों? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ये कहां पर है? तो बता सकते हैं मणिपुर में। यह तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। और सिरोही कहां पर है? वही मणिपुर में। कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बेतला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो बता सकते हैं महाराष्ट्र में है। जो इंडिया का पहला स्काई डाक बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से है। आगे दिया हुआ है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ? प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इसे दीप्ति शर्मा जी को दिया गया। किसको? दीप्ति शर्मा जी को दिया गया। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दिया हुआ है, ये देखिए दीप्ति शर्मा जी हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रही है। कौन है? दीप्ति शर्मा जी हैं। इनको ये अवार्ड दिया हुआ। किसने दिया है मित्र? यह अवार्ड किसने दिया है? तो आईसीसी ने दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। कहां पर है? दुबई में है। इसका गठन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक क्या करने की घोषणा की गई है? सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने % तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। लगभग 50% इस क्षेत्र में हम क्या कर लेंगे? जीत हासिल कर लेंगे। जितनी भी सड़क दुर्घटना होती है, अगर दुर्घटना होती है तो साधन जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती है वो टाइम लगाती है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके का प्लान करने के लिए जा रही है कि वर्ष 2030 तक जितने भी सड़क वाला एरिया है, रोड एरिया है, NH हाईवे हैं, जितने भी भारत के, वहां पर इस तरह व्यवस्था एम्बुलेंस करेगी कि अगर कोई घटना घट जाती है तो 1 से लेकर के 2 मिनट 5 मिनट के बीच में वहां पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इससे
जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लोग उससे कम 50% तक उपलब्ध होगा। और रोड के किनारे मोस्टली हॉस्पिटलों की व्यवस्था सरकार का करने का पहल किया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है 2030 तक 50% एरिया कम हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ 34 वर्ष के बाद, कौन सा मित्र, 34 वर्ष के बाद, ग्रेट स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सुमित नागर है। कौन सा मित्र? सुमित नागर है। ये क्वेश्चन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया ने पहली बार ये करके दिया है। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागर। पहले देखिए, आपको ये याद रखना है, सुमित नागर जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो आप चिल्ला करके बता दीजिए कि इनका संबंध किससे मित्र? टेनिस से है। किससे? टेनिस से है। 35 वर्षों के ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। और दुनिया के 27वें नंबर खिलाड़ी जो किसको हराया है? यह दुनिया के 27वें नंबर खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ब्रुक्स को हराया है। किसको मतलब? कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ब्रुक्स को इन्होंने क्या की है? मात दी है। आगे देखिए, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मित्र आप वेरी मतलब वीआईपी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को समझिए, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया? तो आपको बता दें, जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची, कौन सी? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहां पर 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो राइट आंसर है वो फारसी सही है। कौन सा? फारसी सही है। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि अब तक केवल 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब तक कितनी भाषाएं? मतलब कि अब तक केवल 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। कौन कौन सी भाषाएं? उनको जरा देख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो भाषा शामिल की गई थी वर्ष 2004 में। तो मित्र वर्ष 2004 में सबसे पहले जो भाषा शामिल की गई थी, 1 सेकंड, इसमें आगे दिया हुआ है, हाँ, इसमें सबसे पहले जो भाषा शामिल की गई थी वर्ष 2004 में तमिल भाषा को शामिल किया गया था। किसको? तमिल भाषा को शामिल किया गया था। और उसके बाद तमिल के बाद तमिलाई, उसका संस्कृति, तीसरे नंबर कन्नड़ है, चौथे नंबर तेलुगु है, 5 नंबर मलयालम है, 6ठे नंबर उड़िया है। तो देखिए, फिर ध्यान दीजिए, अब तक केवल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कितनी है? 6 क्लासिकल लैंग्वेज। आप इस बात को ध्यान रखिए, कहते 6 क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है ऑफ इंडिया की इस समय वर्तमान समय में। सबसे पहले कौन सी शामिल हुई थी? तो बता दीजिए, आप फटाक से बता दीजिए कि 2004 में तमिल को शामिल किया गया था। किसको? तमिल को शामिल किया गया था। तमिल के बाद संस्कृति हुई, कन्नड़ हुई, तेलुगु हुई, मलयालम हुई और उड़िया हुई। कौन सी हुई? उड़िया हुई। वर्तमान समय में कितनी शामिल है? तो बताइए, 6 शामिल है। आगे देखिएगा, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहां पर हुई है? जो विंग्स इंडिया 2024, ये हवाई जहाज जो होते हैं ना, एरोप्लेन, इनके उड़ान संबंधित होता है। तो विंग्स इंडिया 2024 की जो शुरुआत हुई है मित्र, वो कहां से हुई है? तो हैदराबाद से हुई है। कहां से मित्र हुई है? हैदराबाद से हुई है। कहां से हुई मित्र? हैदराबाद से हुई है। आगे देखिए, इसके बारे में बताया गया, एशिया में अब तक का सबसे बड़ा विमान कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में हुआ है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ। आप केवल इसी बात को मोस्टली आप याद रखिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि एमपीलेंट्स की साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? 26वां क्वेश्चन है मित्र। अगर आप जानते हैं तो बताइए 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो राव इंद्रजीत लॉन्च किया। किसने मित्र? राव इंद्रजीत ने इसे लॉन्च किया है। कौन सा? एमपी लेंट्स ई साक्षी मोबाइल ऐप है, इसे एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे देखिएगा, इस तरह से ऐप है मित्र। अगला दिया हुआ है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जो असम वैभव पुरस्कार है मित्र, जिसको 2023 वो किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, अच्छा
क्वेश्चन बन सकता है ये। तो ये मित्र प्रदान किया गया है भारत के जो सीजीआई थे, अभी तो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के, इससे पहले जो थे रंजन गोगोई, उनको प्रदान किया गया है। अच्छा ये बताना है आपको, रंजन गोगोई थे वो किस नंबर के सीजीआई ऑफ इंडिया थे? ठीक है मित्र, इस क्वेश्चन का असम वैभव पुरस्कार 2030 दिया गया और रंजन गोगोई को दिया गया। इसको मतलब रंजन गोगोई को दिया गया है। आपसे आशा करता हूँ अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और सेशन पर नए हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही सेशन प्राप्त कर सकें। और अच्छा लगे तो इस सेशन को कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए और लाइक करिएगा। आगे देखिए, रंजन गोगोई को दिया गया है असम वैभव पुरस्कार। मित्र आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है रंजन गोगोई, ये किस नंबर के सीजीआई ऑफ इंडिया है आप बताएंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया और 5 लाख रुपए की नगद राशि को प्रदान की गई है। अगला दिया हुआ है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो बता दें यहां बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा दोनों को दिया गया है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसको? विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, बेंगलुरु को मिला है और दिल्ली को मिला है, दोनों को मिला है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए बेंगलुरु दिल्ली के हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। आगे लिखा हुआ है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र, इस पुस्तक को आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको 10th को मिल जाएगी पुस्तक। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। किसने मित्र? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है कि 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा 19वां है? गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। आपको बता दें इसे कॉमनवेल्थ कंट्री भी कहा जाता है। इस गुट निरपेक्ष मित्र जो देशों का समूह है, इसमें 56 देश शामिल है। कितने? 56 देश हैं वो इसमें शामिल है। ये 56 देशों का समूह है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। कहां पर मित्र? लंदन में है और इसका प्रमुख लंदन ही होता है। और आपके लिए बता दें कि जो एक समय ऐसा था कि दुनिया के ऐसे देश जो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते, ब्रिटिश के उपनिवेशक रहे थे, उन देशों को जो उपनिवेशक का शिकार रहे ब्रिटेन के, उन देशों को कॉमनवेल्थ कंट्री या गुट निरपेक्षक कंट्री को कहा जाता है। अच्छा 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है, वो युगांडा में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? युगांडा में कहा किया जा रहा है। इसका बी बिल्कुल मित्र राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैपिटल फूड्स कंपनी की, कैपिटल्स मित्र जो फूड कंपनी है ये नूडल्स वगैरह बनाती है। क्या बनाती है? नूडल्स वगैरह बनाती है। कैपिटल्स फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी की, कौन सी कंपनी खरीद रही है? जो नूडल्स बनाने वाली कंपनी है वो अपने 100% हिस्सेदारी वो किस कंपनी ने उसकी कंपनी से वो खरीद ली है? तो ये मित्र टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीद ली। किसने मित्र? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इससे खरीद लिया है। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने चिक्स नूडल्स बेचने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी क्या कर ली है? खरीद चुकी है। आगे दिया हुआ है 13वां दिव्य कला मेला कहां शुरू किया गया? बहुत अच्छा मित्र, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया। 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मित्र वो नागपुर सही है। कौन सा? नागपुर सही है। 13वां दिव्य कला मेला जो हुआ है वो नागपुर में हुआ है। कहां मित्र? नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। देखिए दिव्यांगों उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 13वां दिव्य कला मेला 12 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2024 तक नागपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? नागपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है इस तरीके से। आगे देखिए मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वो कौन थे? जो मुनव्वर राणा थे मित्र, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो मुनव्वर राणा उर्दू शायर थे। कौन थे मित्र? उर्दू शायर थे। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए इनके बारे में कुछ बताया गया है। मशहूर गायक मुनव्वर राणा का लखनऊ में निधन हो गया और ये रायबरेली के रहने वाले थे। अगर उत्तर प्रदेश की आप कोई परीक्षा दे रहे हैं
अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई एग्जाम दे रही हैं तो हो सकता है कि मुनव्वर राना के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। तो ये मशहूर क्या थे, शायर थे, और ये रायबरेली के रहने वाले थे। कहां के? रायबरेली की मोस्टली रहने वाले थे। वर्ष 2004 में इनको सरस्वती सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में थोड़ी सी उतनी जानकारी है। आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्र। भारत और किस देश, वो किस देश के स्थान पर आप अर्जेंटीना लगा सकते हैं। भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम, किसके लिए? लिथियम के लिए अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिकी देश है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिकी देश है मित्र। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है मित्र वो ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसकी राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम अन्वेषण के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। अच्छा, थोरियम के उत्पादन में देखा जाए, थोरियम के उत्पादन में जो अपना भारत है वो प्रथम स्थान पर है। और प्रथम स्थान में अगर देखा जाए, राज्य पूछा जाता है तो केरल राज्य है। कौन सा? केरल राज्य। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर से चुना गया, मतलब फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर से किसे खिलाड़ी को चुना गया है? तो आपको बता दें, जो फुटबॉल फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर से चुना गया है वो लियोनेल मेसी को चुना गया। किसको मतलब? लियोनेल मेसी को चुना गया है। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। आगे दिया हुआ है कि बर्नार्डो एवरेलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। तो देखिए, जो बर्नार्डो एवरेलो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्वाटेमाला के बने। किसके मित्र? ग्वाटेमाला के बने हुए। ग्वाटेमाला जो देश है उसके बने हुए। डी का बिल्कुल राइट आंसर। जो बर्नार्डो एवरेलो है मित्र, ये ग्वाटेमाला के कौन बने हुए हैं? ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलाई जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर आपसे एक बार कहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश यूपी के पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ तथा एआरओ की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलाई जाएगी? तो सरयू नदी में चलाई जाएगी। तो किस नदी में? सरयू नदी में चली जाएगी। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सरयू नदी वही सरयू नदी है जो जिसके किनारे पर अयोध्या नगर बसा हुआ है। कौन सा? अयोध्या नगर बसा हुआ है। अयोध्या नगर बसा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या जो नगर है इसका पूर्ण नाम क्या था? शायद आपने सुना होगा फैजाबाद। कौन सा? फैजाबाद। फैजाबाद से इसका अयोध्या नाम कब पड़ा वो आपको वर्ष का नाम बताना है। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चार्लो डी निफेन वैक्सीन का मानव परीक्षण किया है? तो मतलब निफा वायरस है। कौन सा? इसका निफा वायरस बिल्कुल सही आंसर है। निफा वायरस एक जूनोटिस वायरस है जो चमगादड़ तथा सुअर से होता है। चमगादड़ तथा सुअर से होता है। इसके लक्षण होता है निफा वायरस के मित्र, वो सिर में दर्द, उल्टी जैसी लगना है, सांस लेने में दिक्कत आती है और चक्कर आते हैं। ठीक है मित्र। पहला मामला इसे जो देखा गया था निफा वायरस का वो मलेशिया में देखा गया था। कहां पर? मलेशिया में देखा गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में अगर देखा जाए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एलआईसी बन गई है। कौन सी बन गई है? एलआईसी बन गई है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर। बी बिल्कुल राइट आंसर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। किसको? एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। इसने एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण भारतीय स्टेट बैंक से भी अधिक हो गया है और एलआईसी का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है, जो एसबीआई से भी अधिक है। किससे? एसबीआई से भी अधिक। अच्छा, आपको ये बताना है, इसमें जो एलआईसी इसका हेड कौन है? इसका एमडी कौन है? इसका मुख्यालय कहां है? उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। आगे देखिए, वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? जो वीरा राणा है मित्र, ये महिला है। ये कौन है? महिला है वीरा राणा। ये किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश की बनी है।
किसकी बनी है? मध्य प्रदेश की बनी है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, वीरा राणा है। और ये इससे पहले मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी ये संभाल चुकी हैं, और ये दूसरी महिला सचिव है। अगला, आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कहां पर? कनाडा में। कनाडा में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? 42वां क्वेश्चन है मित्र, 42वां क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो बताइए। तो मनी टू इंडिया कौन सा मित्र? मनी टू इंडिया लॉन्च किया है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, मनी टू इंडिया। मनी टू इंडिया कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक ने कनाडा में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मनी टू इंडिया लॉन्च किया, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो आपको बता दें, भारत जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो विजयवाड़ा में स्थापित की गई है मित्र, विजयवाड़ा में ये प्रतिमा स्थापित की गई है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। विजयवाड़ा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सबसे ऊंची स्थापित की गई है, जिन्हें संविधान का जनक या संविधान का पिता कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? इस पॉइंट को याद रखना। जो विजयवाड़ा में स्टैच्यू बाबा साहब का बनाया गया, उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इसका नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग जमीन से 206 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 206 फीट ऊंची है। इससे पहले तेलंगाना में स्थित अम्बेडकर की 175 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रेडरिक्स 10, ये 10 लिखा हुआ है। अगर फ्रेडरिक्स 10 लिखा जाए इस तरीके से तो बुरा मत मानिएगा, 10 ऐसे भी रोमन भाषा में लिखा जाता है। ये फ्रेडरिक्स 10 किस देश के राजा बने हैं? तो मित्र, ये डेनमार्क की बनी है। किसकी बनी है? डेनमार्क की बनी है। ये फ्रेडरिक्स 10 है, ये डेनमार्क की क्या बने हैं? राजा बने हुए हैं। देखिए, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये राजा है। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ दी है। अब मार्गरेट द्वितीय के बेटे और युवराज फ्रेडरिक 10 डेनमार्क के नए राजा चुन लिए गए हैं, बने हुए हैं। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वंशज प्रणाली की सिस्टम है, जैसे डेनमार्क में वंशज प्रणाली चल रही है। और आगे दिया हुआ है, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां रखी गई है? तो मित्र, इसका जो आधारशिला रखी गई है 45वां क्वेश्चन है, इसे देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 45। तो मित्र, जो क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान है, इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो गुवाहाटी में रखी है। कहां पर? गुवाहाटी में रखी है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिएगा, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के स्थानीय परिसर की आधारशिला केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अजारा गुवाहाटी में रखी है। कहां पर रखी है? अच्छा, ये जो इनका जो नाम है सर्बानंद सोनोवाला, और ये कौन है मित्र? आयुष मंत्री है। कौन है? आयुष मंत्रालय इनके पास है, केंद्र सरकार का। आगे देखिए, दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रहेगी? तो खुदरा महंगाई दर मित्र जो रहेगी वो मोस्टली 7.23 रहेगी। कितनी? 7.23 रहेगी। आगे देखिए, पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घर के लिए 450 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? किस? तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जनमत योजना है। कौन सी मित्र? जनमत योजना, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, गांधी लाइन इन 3 कैंपस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रसन्न में पूरे मित्र, बस बने रहिए। आपसे सब आशा यही करूंगा कि सेशन आपको अच्छा लगे, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो गांधी लाइफ इन 3 कैंपस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, और पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा गया। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं, उनका नाम एमजी अकबर है। क्या मित्र? शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब देख लीजिए, एमजी अकबर है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक लिखी है वो एमजी अकबर ने लिखी है। किसने मित्र? एमजी अकबर ने लिखी है। और इन्होंने अकेले नहीं लिखी है, इनके जो 7 लेखक और हैं, इनके सह लेखक नटवर सिंह इनके साथ हैं। एमजी अकबर ने सह लेखक
नटवर सिंह के साथ गांधी लाइन इन 3 कैंपस पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में गांधी के जीवन और संघर्ष के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। आज क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो नीति आयोग है, इसका जो गठन है मित्रों, अगर गठन कभी कभी इसका पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुआ है। कब हुआ है? और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और इस समय इसके उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में, जब से बीजेपी सरकार आई हुई है, तब से भारत की जो गरीबी है, कितने लोग गरीबी से ऊपर आ चुके हैं? तो लगभग 24 करोड़, कितने? 24.8 करोड़। और सबसे ज्यादा गरीबी से ऊपर जो लोग आए हुए हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की है। उत्तर प्रदेश के लोगों की है। हाँ, सबसे ज्यादा लगभग 6 करोड़ के लोग उत्तर प्रदेश की गरीबी से बाहर निकल आए हुए हैं। ये नीति आयोग का आंकड़ा है। 75वें एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये मित्र जीता है सक्सेशन ने। किसने मित्र? सक्सेशन ने। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार FY24, कौन सा मतलब? FY24। ये शब्द को आप लोग याद रखिए। भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? भारत की अर्थव्यवस्था है कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? 51वां क्वेश्चन है। तो 7.3% बढ़ सकती है। कितने मित्र? 7.3% बढ़ सकती है। आगे देखिए, मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया जाता है? जो मवेशियों का त्योहार मित्र, कौन सा? कनुमा, वो किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, या वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। 52वां क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जो कनुमा है, जो पशुओं का त्योहार है, वो तेलंगाना में मनाया जाता है। किस राज्य मित्र? तेलंगाना में मनाया जाता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। तेलंगाना में लोगों की संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कोरोना मनाया जाता है। मतलब यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला दिया हुआ, मदुरै जल्लीकुट्टी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मित्र तमिलनाडु में किया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तमिलनाडु बिल्कुल सही है। कौन सा? मदुरै जल्लीकुट्टी स्टेडियम। इसमें लगभग 5,000 लोग बैठ करके देख सकते हैं। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो मोस्टली जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कौन? MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन दिए हुए, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो रमेश बाबू प्राज्ञानंद को मिला हुआ है। किसको? रमेश बाबू प्राज्ञानंद को मिला हुआ है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सू रेडफर्न ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी हुई है, वो किस देश की है? तो मित्र ये इसकी है, इंग्लैंड की है। किसकी है? इंग्लैंड की। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, महतारी वंदना योजना किस राज्य की पहल है? महतारी वंदना योजना है वो किस राज्य की पहल है? तो आज के बाद आप चिल्ला के बता दिए, कर्नाटक राज्य की पहल है। किसकी? कर्नाटक राज्य की पहल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है। किस राज्य की? छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है। जो महतारी वंदना योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहल है। आगे देखिए, इस योजना के तहत हर महीने महिला को 1,000 रुपए सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ की महिला वहां की निवासी होना अनिवार्य है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, T20 में 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। कौन मित्र? रोहित शर्मा बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले रोहित शर्मा ने अपना 5वां T20 इंटरनेशनल शतक बनाया है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के सूर्य कुमार को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? तो मतलब जापान बना है। कौन सा बना है? जापान बना है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जापान का मून मिशन साइपर, अच्छा जो चंद्रमा पर भेजा गया था उसका नाम क्या था? मून मिशन साइपर था। साइपर, इसको ध्यान रखिए। साइपर कहां का है? जापान का है। चांद की सतह पर लैंड कराया गया है। यह 6 सितंबर को रवाना हुआ था
और 25 दिसंबर को पहुंच गया था ये। आगे देखिएगा, कॉकरोवोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है मित्र? ध्यान दीजिए, कॉकबोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया। किस राज्य में? त्रिपुरा में ये मनाया जाता है मित्र। आगे देखिएगा, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो गोल्ड रिजर्व के मामले में जो भारत का स्थान है वो 9वां स्थान है। कौन सा? 9वां स्थान है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी बिल्कुल इसका क्या मित्र? राइट आंसर है। भारत का गोल्ड रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है मित्र। अगर बात की जाए गोल्ड रिजर्व के मामले में सबसे पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का है, फिर जर्मनी का है, फिर इटली का, फ्रांस का, रूस का, चाइना का, स्विट्जरलैंड का, जापान का। इंडिया कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है मित्र। ये मेरा एक छोटा सा सेशन था, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस सेशन को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस विषय पर, इस सेशन पर जीएस को ऑल विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।